देखिए मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिडिल ईस्ट से। मनीष एक बात बताइए, खबर ये मिल रही है कि अरब लीग के जो 22 देश हैं वो ये तय करने वाले हैं कि आगे इस युद्ध का क्या होने वाला है, कोई निर्णायक फैसला लेने की उम्मीद की जाए। लेकिन क्या लगता है कि जब ये सभी 22 देश बैठेंगे तो कोई फैसला हो, इससे ज्यादा खींचतान वहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें वो देश भी है जहां पर ईरान हमले कर रहा है और वो देश भी है जहां से ईरान के प्रॉक्सीज लगातार सक्रिय है। देखिए, चूंकि अरब देश ही इस जंग का कुरुक्षेत्र बना हुआ है तो इन्हें फैसला तो करना ही पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि ईरान के हमले हो रहे थे और ईरान की दलील ये थी कि मैं आप पर हमला नहीं कर रहा हूं, आपके यहाँ जो अमेरिकी बेस है उस पर मैं हमला कर रहा हूं, जिसको लगभग सभी खाड़ी देशों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी जमीन पर, आप हमारे एयर स्पेस में अपने हथियार, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन भेज रहे हैं, तो ये दलील आपकी नहीं चलेगी। लेकिन अब चूंकि लंबा खिंच रहा है और उसका असर हो रहा है, तो अरब मुल्कों को यह तय करना है कि क्या हम केवल डिफेंसिव रहेंगे या हम भी ऑफेंसिव रहेंगे। क्योंकि अभी तक जो हमला हो रहा है ईरान पर वो इजराइल कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है। लेकिन अरब देशों के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे सऊदी और पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, तो क्या सऊदी पाकिस्तान के इन फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा हमला करने के लिए, या यूएई के पास जो अपने फोर्सेस हैं। हालांकि इन सब के पास बहुत लिमिटेड है, ये सब तो अमेरिका के ही भरोसे थे और अमेरिका तो जंग में लड़ ही रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इन सब देशों को ये फैसला करना है। दूसरी बात यह है कि ये सब देश मिलकर ईरान से ये कह रहे हैं कि भैया हम पर मत अटैक करो, तुम्हारी लड़ाई है इजराइल से, अमेरिका से, तुम उनसे खाली लड़ो। ये लोग ये चाहते हैं कि इजराइल पर हमला हो, ये चाहते हैं कि जो समंदर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप है उस पर हमला हो, लेकिन इनकी जमीन पर हमला ना हो, क्योंकि इनका धंधा पानी सब इससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। चलिए, तमाम तरह की पाबंदियां हैं मिडिल ईस्ट देशों में, तो बहुत सारी बातें ना कही जा रही है ना रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन फर्क तो है ही ना कि इनके पोर्ट, इनके एयरपोर्ट सब जो है एक तरफ से बंद पड़े हुए हैं और यही तो इनकी जान थी। तो इन सब पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है। तो ये जंग अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले रोमांचक प्रेसिडेंट ट्रंप को दिख रहा था कि बस एक रात हम एक ऑपरेशन करेंगे, खमनई खत्म और उसके बाद जो है सो जीत का सेहरा मेरे माथे पर बंधेगा। वो नहीं है, ट्रंप फंस चुके हैं उसी तरह से जैसे इराक वॉर में या फिर अफगानिस्तान के वॉर में उनके जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति फंसे थे, ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और इससे कैसे निकला जाए ना अमेरिका को समझ में आ रहा है, ना ईरान को समझ में आ रहा है और ना ही मिडिल ईस्ट के मुल्कों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ठीक कहा आपने। और संजय भारद्वाज सर, तभी तो खाड़ी देशों की तरफ से नाराजगी जताई गई और कहा गया कि हमें तो जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। देखिए, बात तो बिल्कुल प्रगति सही है कि एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान है। ईरान के साथ में निश्चित रूप से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, क्योंकि ईरान एक शिया देश है, एक मुस्लिम देश है, रमज़ान का मंथ है, इस वक्त नहीं चाहते कि वहाँ पे किसी तरीके का कोलेट्रल डैमेज हो, कैजुअलिटीज़ हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं, अरब लीग में हैं, कि वो इजराइल को इस तरीके से ऊपर आने दें कि कल आज ईरान खतरा है, कल इजराइल भी उनके लिए खतरा हो जाएगा। बहुत सारे देश अभी भी इजराइल के स्टैंड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक दुविधा तो पूरे अरबियन कंट्रीज़ के सामने बनी हुई है कि हम इस घड़ी को हम किस तरीके से हम देखें कि ईरान पे जो हमले हो रहे हैं और ईरान में जो कैजुअलिटीज़ हो रही है उसको हम अप्रूव करें। वो कैसे अप्रूव करेंगे वो अभी भी उन पे विडंबना है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया और सऊदी अरबिया का और ईरान का, देखिए इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक सऊदी अरबिया की बात है, जो पुल कर रहा है पाकिस्तान को, वो अमेरिका पीछे से है। लेकिन ये बात भी मान के चलिए कि ईरान के पीछे चीन है और चीन से भी पाकिस्तान जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा दुविधा की घड़ी है। लेकिन एक बिल्कुल, और रूस और चीन की तरफ से ईरान को किस तरह से अलग अलग तरीके से अप्रत्यक्ष मदद भी पहुंचाई जा रही, इसको लेकर भी खबरें आ रही है।